कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी कमाल नहीं है, सारी दुनिया जानती है मास हमेशा कंजर्व रहता है। खूबसूरत बात का मतलब सिर्फ इतना है कि आप इन बातों को ध्यान रखें ताकि जब आप रिवाइज करें तो ये चीज आप एक बार जरूर दोहराएं। वो कंपाउंड कहीं से भी बनेगा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस कंपाउंड के अंदर किसी भी एलिमेंट की जो परसेंटेज होगी वो हमेशा अफिक्स हो। तो अगर कार्बन के दोनों आइसोटोप्स हैं, अब आप सोचिए कार्बन 12 वाली जो CO2 है उसमें जो कार्बन की परसेंटेज है वो कितनी है। बच्चों को डराने के लिए मेंस लेवल अब ये हरकतें जरूर करता है कि वो लैंग्वेज सवाल की थोड़ी सी टफ देता है। मैं आगे भी तुम्हें सवाल दिखाऊंगा, तुम्हें समझ में आएगा कि वो लैंग्वेज को थोड़ा सा टफ देता है। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में सबसे पहला जो लॉ निकल के आता है, सबसे पहला जो लॉ है वो है हमारा मास कंजर्वेशन का लॉ। और मुझे लगता है सारे बच्चे कंजर्वेशन ऑफ मास से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी कमाल नहीं है, सारी दुनिया जानती है मास हमेशा कंजर्व रहता है। इन ऑल द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू दैट ऑफ प्रोडक्ट्स। दिस इज मास कंजर्वेशन। मुझे लगता है कि इसमें कुछ नया नहीं है, सारे लोग एग्री करते हैं। मुझे जल्दी जल्दी चैट में भी लिखते चले जाओ यार, है ना। चैट में किसी भी तरह की उल्टी सीधी डिस्कशन करने की जगह हम सिर्फ अपनी पढ़ाई से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं ताकि चीजें बहुत स्मूथ चलें। तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में अगर बात करें तो इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू दैट ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, बिल्कुल आसान है सर। रिएक्टेंट्स का जो टोटल मास है वो प्रोडक्ट्स के मास के बराबर होगा। और इसको कैसे भी समझा जा सकता है, आप इसको कैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट, अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करता हूं तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनता है। याद है सब लोगों को, कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग करने से CO और CO2 बनती। अगर मैं रिएक्टेंट साइड की बात करूं और इसका 1 मोल लूं तो हमें पता है कैल्शियम कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 100 ग्राम होता है। यानी एक तरह से देखा जाए तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है, दैट मींस 100 ग्राम आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट। और इस 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से जितना भी कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, अगर आप देखें तो इस कैल्शियम ऑक्साइड का वेट 56 ग्राम बनता है और CO2 का वेट 44 ग्राम बनता है। कैल्शियम का जो एटॉमिक वेट है वो 40 होता है। तो अगर आप कैल्शियम के एटॉमिक वेट को लें तो कैल्शियम ऑक्साइड 40 प्लस 16 56 ग्राम होगा और CO2 हमारा टोटल 44 ग्राम होगा। तो अगर आप रिएक्टेंट साइड को देखें तो रिएक्टेंट साइड का टोटल मास 100 ग्राम है। और अगर आप प्रोडक्ट साइड को देखें तो आफ्टर हीटिंग आपके पास टोटल मास कितना है, 100 ग्राम। यानी जब कोई रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो प्रोडक्ट साइड में जितना भी टोटल मास होगा वो रिएक्टेंट साइड के टोटल मास के बराबर होगा। इसमें कुछ नया नहीं है, कुछ कमाल नहीं है, बहुत सिंपल सा एक लॉ बनाया गया। चलिए इसी के ऊपर एक सवाल की बात करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। अब देखो, हर चीज को समझने की कोशिश करना और हर चीज इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पर एक वर्ड यूज करता हूं जिसको खूबसूरत बात के नाम से जानता हूं और मुझे लगता है तुम में से काफी बच्चे इस वर्ड से एग्री करते हैं और इस वर्ड से वाकिफ भी हैं। इसे मैं खूबसूरत बात के नाम से जानता हूं। दिस इज खूबसूरत बात, KB। और खूबसूरत बात का मतलब मैं कई बार बोल भी चुका हूं, खूबसूरत बात का मतलब यह नहीं होता कि यह बात बड़ी मुश्किल है या नई है या कुछ कमाल होने जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खूबसूरत बात का मतलब सिर्फ इतना है कि आप इन बातों को ध्यान रखें ताकि जब आप रिवाइज करें तो यह चीज आप एक बार जरूर दोहराएं। आप समझ रहे, दैट इज अच्छी बात। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो ये जो लॉ है, ये लॉ मास कंजर्वेशन का लॉ बहुत सिंपल लॉ है। मास हमेशा कंजर्व रहता है, बहुत अच्छा है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करते हैं तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में इस लॉ को अप्लाई नहीं करते, क्योंकि तुम सब जानते हो न्यूक्लियर रिएक्शन में जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो अगर मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और अब आप यही सोचते रह गए कि यार मेरा मास तो इतना आना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लेकिन मास इतना नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि कुछ हिस्सा एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो जनरली न्यूक्लियर रिएक्शंस के बेसिस पर अगर बात करें तो हम इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वहां अप्लाई नहीं करते, क्योंकि कुछ मास का हिस्सा एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है जिसकी वजह से आपको कंफ्यूजन हो सकता है। क्लियर है ये वाली बात सबको? क्लियर है? चलिए सर और बात कर लेते हैं। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं, इससे एक बार प्रूफ करके देखते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एक लिमिटेशन है, न्यूक्लियर रिएक्शंस पर इसको अप्लाई नहीं करेंगे आप। ठीक, जल्दी से सवाल को आंसर, इस सवाल का आंसर करते हैं। व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विद 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड? बहुत आसान है, सिल्वर नाइट्रेट का मास पूछा जा रहा है, दैट इज AgNO3, और ये रिएक्ट कर रहा है सोडियम क्लोराइड के साथ, दैट इज NaCl के साथ। सारे बच्चे जानते हैं फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा, AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा और NaNO3 बनेगा। अब किसका कितना कितना वेट दे रखा है, ये तो बहुत आसान है। 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, दिस इज 5.85 ग्राम,
और बन क्या कह रहा है, 14.35 ग्राम आपका AgCl बना और NaNO3 आपका 8.5 ग्राम बना। तो क्या मास कंजर्वेशन ये कहता है कि अगर मैं इसका वेट x ले लूं तो क्या मास कंजर्वेशन ये कहता है कि x प्लस 5.85 दैट इज रिएक्टेंट साइट का मास इज इक्वल टू 14.35 प्लस 8.5। आप इससे x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और बहुत सारे बच्चे इसका आंसर सही बता रहे हैं, दैट इज 17 ग्राम। तो मुझे लगता है कि मुझे लॉज ऑफ मास डेफिनेट प्रोपोर्शन में इस मास कंजर्वेशन लॉ के बारे में कुछ और ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर सही बताते हैं। चलिए सर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। यह सवाल होगा जो मैं तुम्हें होमवर्क के लिए दूंगा। मैं इसी तरह से सवालों को के पास सवालों के साथ नंबर भी लिखे हुए मैं इसको होमवर्क के लिए दूंगा। आप आराम से इसको होमवर्क में भी करेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट जल्दी से जल्दी नेक्स्ट पोर्शन पर आते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन का लॉ क्या है? बहुत आसान है सर, अब बड़ा क्लियर है। आप अंग्रेजी में तो न जाने आप क्या क्या लिखते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी एलिमेंट की जो परसेंटेज है वो हमेशा फिक्स होती है सर। वो कंपाउंड चाहे कहीं से बने, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। आप समझ रहे हैं? वो कंपाउंड कहीं से भी बनेगा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस कंपाउंड के अंदर किसी भी एलिमेंट की जो परसेंटेज होगी वो हमेशा फिक्स होगी। आप समझिए, यानी लॉ की अगर हम को डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स प्रोपोर्शंस। यानी जब भी कोई कंपाउंड बनेगा, उस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स इंवॉल्व हैं वो हमेशा एक फिक्स प्रोपोर्शन के साथ ही आपस में कंबाइन करेंगे। दैट मींस किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की जो परसेंटेज है किसी कंपाउंड के अंदर वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये सबको ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आसान होगा, यानी आसानी से इस चीज को निकाला भी जा सकता है। और इसका बड़ा कॉमन सा एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसका एक एग्जांपल लूं, वाटर। आप पानी को कहीं से भी बना लीजिए, यानी अगर आप H2O की बात करें तो H2O को आप कहीं से भी बना के ले आइए। सर H2O पानी जो है वो नदी का पानी हो, बिस्लरी वाटर हो, किसी रिएक्शन में तैयार हो रहा हो, वाटर कहीं से भी बनेगा। लेकिन अगर वो H2O है तो उस H2O में H और O का जो मास परसेंटेज है वो हमेशा कांस्टेंट रहे। दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। समझ रहे हो बात को? यानी अगर मैं H2O के अंदर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालता हूं तो वेट हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना निकल के आएगा? सर H2O में हाइड्रोजन का वेट 2 होगा और टोटल वेट 2 + 16 दैट इज 18 होगा। यानी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन H2O के अंदर हमेशा 2/18 × 100 निकल के आएगी। आप बताइए, ये मानते हैं सब लोग? सबको क्लियर है ये? और ये परसेंटेज जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कैसा भी पानी क्यों ना हो। पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो परसेंटेज निकल के आएगी वो हमेशा फिक्स होगी। अगर आप ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो इट विल बी 6/18 × 100 एंड दिस इज व्हाट? दिस इज 88.89%। जो भी परसेंटेज निकल के आएगी वो परसेंटेज हमेशा वो फिक्स होगी। क्लियर? समझ में आई ये बात? सब लोगों को ये बात क्लियर है? आगे बढ़े। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ अगर इफ इट इज H2O तो इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। अगर ये H2O है तो H2O में H और O की परसेंटेज हमेशा फिक्स रहेगी एंड दैट इज डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ। ठीक है? आप इसमें भी लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है सर? इंपॉर्टेंट है, फिर वही बोलूंगा, इंपॉर्टेंट है ये खूबसूरत बात। क्या खूबसूरत बातें हैं? खूबसूरत बात यह है कि ये कहते हैं कि ये जो लॉ है ये उन एलिमेंट्स पर अप्लाई कभी कभी नहीं होता जिन एलिमेंट्स के एक से ज्यादा आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते। जब एक से ज्यादा आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं तो वहां पर ये गड़बड़ करता है। तो मैंने कहा भाई ये क्या गड़बड़ करता है? अगर एक से ज्यादा आइसोटोप्स एग्जिस्ट करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? तो अब आप समझिएगा इस बात को। अगर एक से ज्यादा आइसोटोप्स एग्जिस्ट करेंगे तो गड़बड़ ये है, मान लीजिए ऐसे ही ले लेते हैं, आप CO2 ले लेते हैं। इस CO2 के बारे में आप जानते हैं कार्बन के 2 आइसोटोप्स हो सकते हैं। एक कार्बन 12 हो सकता है, दैट मींस एक ऐसी CO2 जिसमें कार्बन का एक आइसोटोप इन्वॉल्व है जो कि 12 है, और एक CO2 ऐसी है जिसमें कार्बन का दूसरा आइसोटोप इन्वॉल्व है, दैट इज कार्बन 14।
तो अगर कार्बन के दोनों आइसोटोप्स हैं, अब आप सोचिए कार्बन 12 वाली जो CO2 है उसमें जो कार्बन की परसेंटेज है वो कितनी है, परसेंटेज ऑफ कार्बन वो कितनी निकल के आएगी सर, उसमें कार्बन की परसेंटेज तो कुछ और निकल के आएगी, 12 बाई कितना CO2 44 इंटू 100। सर ये कार्बन की परसेंटेज निकल के आएगी, और यहां पर जब आप कार्बन की परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो वो 14 डिवाइडेड बाय 46 इंटू 100 निकल के आएगी, और ये दोनों सेम नहीं होंगी। यानी जो हमारा पहला जो लिमिटेशन है, वो पहली लिमिटेशन यही है कि डेफिनेट प्रोपोर्शनल लॉ हर जगह एप्लीकेबल है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ कमाल होने वाला, डेफिनेट प्रोपोर्शनल लॉ हर जगह एप्लीकेबल होगा। बस फर्क इतना होगा कि अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें कोई ऐसा एलिमेंट इन्वॉल्व है जिसके एक से ज्यादा आइसोटोप्स होते हैं, तो उस टाइम पर उसके अंदर कौन सा आइसोटोप है वो मैटर करता। तो अगर आप ये कहते हैं भाई CO2 के अंदर तो कार्बन की परसेंटेज हमेशा फिक्स होनी चाहिए, हाँ लॉजिकली तो हमेशा फिक्स होनी चाहिए, लेकिन कार्बन भी तो दो तरह का है, हो सकता है कार्बन 14 इन्वॉल्व हो सकता है कार्बन 12 इन्वॉल्व हो। तो ऐसी CO2 जिसमें कार्बन 12 है उसमें कार्बन की परसेंटेज कुछ और होगी, और ऐसी CO2 जिसमें कार्बन 14 है उसमें कार्बन की परसेंटेज कुछ और होगी। तो सबसे पहली बात क्या याद रखनी है कि डेफिनेट प्रोपोर्शनल लॉ उन जगहों पर फेल कर रहा है, या इसकी लिमिटेशन यही है कि जहां पर एक से ज्यादा आइसोटोप एग्जिस्ट करने वाले, एक से ज्यादा आइसोटोप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाले एलिमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, वहां पर यह लॉ गड़बड़ हो जाता है, वहां पर यह लॉ एप्लीकेबल नहीं। क्लियर है? ये सबको ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ये ठीक है। ये CO2 14 वाला है ना, तो इसलिए यहां पर जो CO2 का वेट आ जाएगा वो 46 आ जाएगा। CO2 14 वाला है भाई, इसलिए 46 आ रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। दूसरी लिमिटेशन की अगर आप बात करते हैं तो दूसरी लिमिटेशन कुछ और भी है यार। द रिवर्स ऑफ दिस लॉ इज नॉट ट्रू। अब बहुत ध्यान से सब लोग सुनेंगे क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस चीज का जो रिवर्स है वो सही नहीं, इसका रिवर्स पॉइंट हमेशा सही नहीं है। रिवर्स नहीं सही है इसका मतलब क्या हुआ, रिवर्स सही नहीं है का मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए आपके पास दो एलिमेंट्स, दो कंपाउंड्स हैं, दोनों एक ही तरह के, मान लीजिए एक A कंपाउंड है और दूसरा भी मेरा A कंपाउंड, यानी अगर मैं किसी एक कंपाउंड को दो अलग अलग जगहों से बनाता हूं, ठीक है, ये दोनों सेम कंपाउंड्स हैं, दे बोथ आर सेम, है ना, तो ये हमारे सेम कंपाउंड, ये हमारे सेम कंपाउंड, तो फिर तो ये बड़ा लॉजिकल है। अगर कंपाउंड सेम है तो इस कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी परसेंटेज हमेशा फिक्स होगी। बिल्कुल सही है, एंड दैट इज डेफिनेट प्रोपोर्शनल लॉ। तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैं किसी एक कंपाउंड ए की बात करूं तो वो ए कंपाउंड चाहे कहीं से भी बने, चाहे इधर से बने, चाहे ये कंपाउंड कहीं और से बने, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी परसेंटेज हमेशा फिक्स रहेंगी। क्लियर है? ये समझ में आ गया? यानी परसेंटेज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, परसेंटेज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिमेन सेम। तो ये तो लॉ है, ये तो हमारा लॉ ही है कि जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स की परसेंटेजेस होंगी वो हमेशा सही होंगी। इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं, समझो बात को, इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं। आप सब लोग बहुत ध्यान से समझना भाई। अब ये चीजें देखो इतनी सिंपल हैं, लेकिन जल्दबाजी में बच्चे इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते। इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं, वाइस वर्सा ट्रू नहीं मतलब ऐसा भी हो सकता है कि सर दो अलग अलग एलिमेंट्स हो, है ना, एक एलिमेंट A है, एक एलिमेंट B। वाइस वर्सा का क्या मतलब होगा? क्या ऐसा हो सकता है कि सर दो एलिमेंट्स ऐसे हो, दो कंपाउंड्स ऐसे हो जिनमें एलिमेंट्स की परसेंटेजेस तो सेम है आपस में, लेकिन वो कंपाउंड भी सेम हो, ये जरूरी नहीं। दो वाइस वर्सा समझ में आ रहा है? यानी अगर कंपाउंड सेम है तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी परसेंटेजेस हमेशा सेम होंगी। क्लियर? लेकिन अगर परसेंटेजेस एलिमेंट्स की सेम है तो वो कंपाउंड भी हमेशा सेम हो, ये जरूरी नहीं है। सब लोग इस बात को ध्यान देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, जरा समझना। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ये जो A है वो है C2H5OH, और ये जो मेरे पास B है मान लीजिए वो है मेरे पास CH3OCH3। अगर तुम लोग थोड़ा सा भी पढ़े लिखे हो तो तुम्हें याद होगा इस आदमी को तो अल्कोहल कहा जाता है, दिस इज इथाइल अल्कोहल, और ये आदमी ईथर के नाम से जाना जाता है। ये भी एक केमिकल कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, इन दोनों के अंदर जरा बताइए कार्बन कितनी है। सर इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C2H6O, और जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो भी C2H6O। सर इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, अगर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स और ऑक्सीजन एटम सेम है, तो दोनों जगहों पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज सेम आनी चाहिए।
बिल्कुल सही है सर। तो चलिए आप निकाल के देख लीजिए, बिल्कुल सही सर। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब कुछ सेम ही है, तो परसेंटेज भी सेम निकल के आएगी। इसका मतलब एक चीज तो ठीक है, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ए इट इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ कार्बन इन बी। इसी तरह से परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन ए इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन बी। इसी तरह से परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ए इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बी। सर इन तीनों जगहों पर तीनों एलिमेंट्स की परसेंटेज सेम है, लेकिन ये कंपाउंड सेम नहीं। आप लोग सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। ये वो पहला पॉइंट निकल के आता है जिस पर जेई मेंस हमसे सवाल आप पूछ सकता। कभी अगर वो मुझसे ये कहे कि क्या ये बात सही है कि कोई भी एक कंपाउंड कहीं से भी बने लेकिन उसके अंदर जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं उनकी परसेंटेज हमेशा फिक्स रहती है, ट्रू, बिल्कुल ट्रू। हां, एक आध एक्सेप्शंस की बात नहीं करते, बट दैट इज ट्रू, बिल्कुल सही। अगर वो कहता है कि क्या इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, तो मैंने कहा वाइस वर्सा का मतलब, कह रहा वाइस वर्सा का मतलब यह है कि अगर इंडिविजुअल एलिमेंट्स की परसेंटेज सेम हो तो क्या वो कंपाउंड भी सेम होगा? आप कहिएगा ये सही नहीं है, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे आइसोमर्स होते हैं उन आइसोमर्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो सेम ही होते हैं सर। उन आइसोमर्स के अंदर इंडिविजुअल एलिमेंट्स की जो नंबर्स हैं उनका जो परसेंटेज है वो तो हमेशा सेम होता है, लेकिन वो कंपाउंड्स अलग अलग होते हैं, वो दो लोग सेम नहीं होते। यानी वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। इफ द कंपाउंड्स आर सेम द इंडिविजुअल एलिमेंट्स परसेंटेज विल बी सेम, ट्रू। If the individual elements percentages are same, then the compounds will always be same. False. सर ये ऐसा नहीं होगा सर, आइसोमर्स के केस में ऐसा नहीं होता सर। इंडिविजुअल परसेंटेज सेम होने के बावजूद भी वो दोनों कंपाउंड सेम हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आइसोमर्स के अंदर यही चीज देखने को मिलती है। जल्दी से बताओ क्या ये समझ में आया? जल्दी से बताओ क्या ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? जल्दी से बताओ क्या ये समझ में आ गया? शाबाश, बहुत बढ़िया। नहीं ठीक, एक बच्चा कह रहा है सर इसको जरा रिपीट करिए। देखो मैं फिर से बोलता हूं, कोई भी एक चीज जो है वो कहीं से भी बने, जैसे ए कंपाउंड है हमारा, ए चाहे यहां से बने, चाहे यहां से बने, चाहे कहीं से भी बने, उस ए के अंदर जो भी लोग हैं उनकी परसेंटेज हमेशा फिक्स रहेगी। अभी हमने पढ़ा दैट इज डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ। अब मैं उल्टी बात कर रहा हूं, अगर परसेंटेजेस हमें फिक्स हैं दो कंपाउंड्स में, अगर परसेंटेज फिक्स है तो वो दोनों कंपाउंड हमेशा सेम होंगे, ये जरूरी नहीं। अगर कंपाउंड सेम है तो परसेंटेज सेम, परसेंटेज सेम है तो कंपाउंड भी सेम हो, यह जरूरी नहीं है, क्योंकि आइसोमर्स में परसेंटेजेस तो एलिमेंट्स की सेम ही होती हैं, लेकिन फिर भी वो कंपाउंड सेम नहीं होते। क्लियर है ये बात? सबको ये बात समझ में आई? क्लियर है? शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है? नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो कुछ सवाल होंगे जो तुमको करने के लिए दिए जा सकता है। जैसे अब आप देख लीजिए, बड़ा सिंपल सा सवाल है, 1.8 ग्राम ऑफ सर्टेन मेटल बर्न्ट इन ऑक्सीजन गेव 3 ग्राम ऑफ ऑक्साइड। यानी यहां पर क्या क्या इंफॉर्मेशन है? मेटल का वेट 1.8 है और जो हमारा ऑक्साइड बना वो 3 ग्राम्स। मेटल का वेट 1.8 है और जो ऑक्साइड बन रहा है वो 3 ग्राम। ठीक है, तो अब आप बताइए उस ऑक्साइड के अंदर मेटल की परसेंटेज कितनी है? सर उस ऑक्साइड के अंदर जो मेटल की परसेंटेज निकल के आएगी, परसेंटेज ऑफ मेटल कितनी निकल के आ रही है? जरा जल्दी से बताओ। परसेंटेज ऑफ मेटल निकल के आ रही है 1.8 इंटू 3.0 इंटू 100। सर ये मेटल की परसेंटेज। क्लियर है? ये मेटल की परसेंटेज समझ में आ गई। सर इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये 60% निकल के आएगी। अच्छा, अब वो कह रहा है कि यही मेटल का ऑक्साइड जो है किसी और तरह से बन रहा है। मुझे मतलब नहीं है किस तरह से बन रहा है सर, किसी और तरह से मेटल का ऑक्साइड बन रहा है। उस मेटल के ऑक्साइड के अंदर आप अगर ध्यान से देखें तो 1.5 ग्राम आपका मेटल है और अब जो ऑक्साइड बन रहा है वो 2.5 बन रहा है। तो मैंने कहा यार ऑक्साइड तो सेम है ना, कह रहा हाँ ऑक्साइड सेम है, तो फिर मेटल की जो परसेंटेज होगी या जो ऑक्सीजन की परसेंटेज होगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी। तो अगर मैं सेकंड वाले केस में मेटल की परसेंटेज निकालता हूं तो क्या निकल के आएगी? सेकंड वाले केस में अगर आप मेटल की परसेंटेज निकाल के लाते हैं तो 1.5 ग्राम आपका मेटल है और ऑक्साइड कितना बना है? सर ऑक्साइड आपका 2.5 बना है। अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपको परसेंटेज मिलेगी और आप देखेंगे कि ये भी आपको 60% मिलती है। क्या मतलब हुआ इस बात का? सर इसका मतलब यह हुआ कि आपका मेटल ऑक्साइड चाहे जैसे बने,
मुझे इससे मतलब ही नहीं है सर। मेटल ऑक्साइड है सर, हां, अगर ये मेटल ऑक्साइड है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर एक जैसा है सेम, तो ऐसे भी जो मेटल की और ऑक्सीजन की परसेंटेजेस होंगी वो सेम निकल के आएंगी सर। इसका डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ से सीधा सीधा ताल्लुक। बात समझ रहे हैं? यानी डेफिनेट प्रोपोर्शनल लॉ ये कहता है कि आप किसी भी एक चीज को, यहां पर किस चीज की बात कर रहे हैं, यहां पर आप मेटल ऑक्साइड की बात कर रहे हैं। आप मेटल ऑक्साइड को सर कहीं से भी बना लाइए, चाहे ऐसे ले आइए, चाहे ऐसे ले आइए, चाहे ऐसे बना लीजिए, चाहे ऐसे बना लीजिए, आप कहीं से भी मेटल ऑक्साइड को बना लीजिए। इस मेटल ऑक्साइड के अंदर मेटल और ऑक्सीजन की परसेंटेज हमेशा कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है? 3 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि मैं मेटल की परसेंटेज निकालना चाहता हूं। टोटल मेटल कितना है? टोटल मेटल 3 ग्राम। मेटल का ऑक्साइड कितना है? 3 ग्राम। उसमें मेटल कितना है? 1.8। तो मेटल की परसेंटेज क्या होगी? वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ टोटल ऑक्साइड इंटू 100। इसी तरह से सेकंड वाले केस में वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्साइड इंटू 100। सर दोनों ऑक्साइड्स में मेटल की जो परसेंटेज है वो 60 आ रही है सर। दिस इज डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ कि ऑक्साइड कहीं से भी बनाओ सर, उसमें मेटल और ऑक्सीजन की परसेंटेज हमेशा कांस्टेंट रहती है। क्लियर है? फटाफट आगे बढ़े। चलिए सर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं फटाक से। नेक्स्ट कुछ सवाल और भी होंगे जो तुम्हें करने के लिए दिए जाएंगे, मैं इसको होमवर्क के लिए तुमको दे सकता हूं। अच्छा चलो एक काम करते हैं, जल्दी से बताओ आप ये सवाल जो तुम्हें करने के लिए दे रहे हैं, इस सवाल को मैं तुमसे एक बार करवाता हूं। जरा मुझको करके बताओ जल्दी से, ये वाला सवाल कैसे किया जाएगा, जल्दी से सोच के बताओ। क्या ये डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ है? चेक करते हैं। 2.16 ग्राम ऑफ कॉपर मेटल, यानी कॉपर कितना है? 2.16। अगर मैं इसको नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराऊं तो मुझे 2.7 ग्राम कॉपर ऑक्साइड बनता हुआ नजर आता है। यानी कॉपर है 2.16 और कॉपर ऑक्साइड है 2.7। फर्स्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो कॉपर हो गया हमारा 2.16 ग्राम और कॉपर का जो ऑक्साइड है वो ऑक्साइड कितना है? 2.7 ग्राम। चलिए ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? सेकेंड एक्सपेरिमेंट कहता है 1.15 ग्राम कॉपर ऑक्साइड अगर लिया गया हो, 1.15 ग्राम कॉपर ऑक्साइड अगर आप बनाना चाहते हैं तो कॉपर कितना चाहिए? 0.92। यानी सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या है? सेकेंड इंफॉर्मेशन में कॉपर जो है वो 0.92 ग्राम है और इससे जो ऑक्साइड बनेगा वो 1.15 ग्राम बनेगा। ये हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंट है। जल्दी से बताओ, क्या ये कॉपर और ऑक्साइड में कॉपर की जो परसेंटेज है, क्या यहां पर जो कॉपर की परसेंटेज है, क्या वो दोनों सेम है? जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ, क्या ये दोनों सेम आ रही हैं? कॉपर की परसेंटेज क्या दोनों जगहों पर सेम आ रही हैं? चेक करके देखते हैं सर। फर्स्ट वाले केस में जो कॉपर की परसेंटेज आएगी वो क्या आएगी? परसेंटेज ऑफ कॉपर। यानी तुम समझ रहे हो, ये वाला ऑक्साइड किसी और रिएक्शन से बना है, ये वाला ऑक्साइड किसी और तरह से बना है, लेकिन इस ऑक्साइड के अंदर कॉपर की जो परसेंटेज है वो सेम निकल के आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सर दिस इज डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ। यही डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ है। परसेंटेज ऑफ कॉपर निकल के आएगी तो ये आएगा 2.16 अपॉन 2.7 इंटू 100। सर इससे आप कॉपर की परसेंटेज निकालिए, ये 80% आएगी। और इसी तरह से सर सेकंड वाले केस में अगर आप कॉपर की परसेंटेज निकालते हैं तो 0.92 अपॉन टोटल 1.5 इंटू 100, सर ये भी 80% निकल के आएगी। इसका मतलब ये हुआ सर कॉपर ऑक्साइड को आपको जैसे बनाना है बना लीजिए। सर इस सवाल को देने का पर्पस क्या था? इस सवाल को देने का एक पर्पस, बहुत ध्यान से सुनना, इस सवाल को देने का पर्पस ये है कि सवाल की लैंग्वेज बड़ी हो सकती है। आप देख रहे हैं, सवाल की लैंग्वेज बड़ी हो सकती है, सवाल की लैंग्वेज मुश्किल भी हो सकती है, लेकिन सवाल मुश्किल नहीं होता यह क्लियर है। क्योंकि मेंस लेवल का अगर डिस्कशन करूं मैं तो मेंस लेवल पर तो सवाल चाहे वो जैसा बनाए उसको सवाल आसान ही पूछना है। और अब तक का ट्रेंड यही रहा है कि जिस बच्चे ने कुछ भी समझा है उस समझी हुई चीज से अगर कोई सवाल आया है तो उसने कर लिया। क्योंकि अगर उसको कोई चीज समझ में आती है तो उसमें से सवाल वो उल्टा सीधा बना ही नहीं सकता। वो बहुत साफ सवाल पूछता है, बहुत सीधा सवाल पूछता है। लेकिन बच्चों को डराने के लिए मेंस लेवल अब ये हरकतें जरूर करता है कि वो लैंग्वेज सवाल की थोड़ी सी टफ देता है। मैं आगे भी तुम्हें सवाल दिखाऊंगा, तुम्हें समझ में आएगा कि वो लैंग्वेज को थोड़ा सा टफ देता है। ये सवाल जेईई मेंस में नहीं पूछा गया है, बट मैं ये इस चीज को एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर उसने लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पर या लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पे सवाल बनाया तो वो लैंग्वेज जरूर ऐसी देगा जिसमें बच्चे को सिर्फ देखने से घबराहट,
अब आप देख सकते हैं सर इस सवाल में आज सच कुछ भी नहीं है सर। आप एक बार कॉपर ऑक्साइड बना रहे हैं, उस कॉपर ऑक्साइड में कॉपर की वैल्यू 2.16 है और ऑक्साइड की वैल्यू 2.7। सर एक बार दूसरी बार आप कॉपर ऑक्साइड बना रहे हैं जिसमें कॉपर का वेट 0.92 है और ऑक्साइड का वेट 1.15 है। सर दोनों ही कॉपर ऑक्साइड है, हां तो सर दोनों अलग अलग तरीके से बना रहे हैं, बनाने दीजिए, लेकिन कॉपर की परसेंटेज और ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो तो हमेशा फिक्स रहेगी। हां वो हमेशा फिक्स रहेगी एंड दैट इज डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ। सर यही हमारा डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ है। जल्दी से बताओ क्या ये समझ में आ गया, क्या ये क्लियर है? जल्दी से बताओ, क्लियर है? शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब फटाफट आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत सीधी सीधी चीजें हैं, इसमें कहीं कोई झंझट नहीं है। ये सवाल होमवर्क के लिए जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके लिए होमवर्क होगा। इस तरह से इस पूरी स्लाइड्स में से बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो आपके होमवर्क के लिए होंगे। आप आज की क्लास खत्म करने के बाद इस होमवर्क को कंप्लीट करेंगे, आपका ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेक्स्ट लॉ एंड दैट इज मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ। सर ये अंग्रेजी है, हमसे अंग्रेजी पूछी नहीं जाएगी और हमसे ना वो अंग्रेजी लिखवाएगा। मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ कहता क्या? देखिए स्टेटमेंट तो बड़ा साफ है, स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है कि जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद एक से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं, तो ऐसे में किसी भी एक एलिमेंट के जो फिक्स वेट के साथ जुड़ने वाले दूसरे एलिमेंट्स के जो वेट्स के रेशो हैं वो एक सिंपल होल नंबर रेशो होते हैं। मैंने कहा सर क्या बोल रहे हो, ये कोई हमसे इतना पूछेगा थोड़ी ना सर, आप सीधे सीधे मुद्दे की बात करो। ये देखिए सीधा मुद्दा क्या है। सीधा मुद्दा यह है कि अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर सपोज कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकता है, तो यह लॉ ये कहता है कि कार्बन के फिक्स वेट के साथ जुड़ने वाले ऑक्सीजन के जो दोनों तरफ के वेट्स के रेशोज हैं वो एक सिंपल होल नंबर रेशो होने चाहिए। मैंने कहा अच्छा जरा फिर से समझाओ, अब जरा समझना। अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करता हूं तो तुम समझ सकते हो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का वेट 12 होगा और ऑक्सीजन का वेट 16 होगा, बिल्कुल सही है। अगर आप CO2 की बात करते हैं तो कार्बन का वेट तो 12 ही होगा लेकिन ऑक्सीजन का वेट 32 होगा, बिल्कुल सही है। सर यहां पर देख के ऐसा लगता है कि कार्बन के एक फिक्स वेट के साथ जुड़ने वाले, क्या कार्बन का वेट फिक्स है? हां सर 12 ग्राम। तो कार्बन के एक फिक्स वेट के साथ जुड़ने वाले ऑक्सीजन के जो वेट्स हैं सर उनका रेशो, ऑक्सीजन के जो वेट्स हैं उनका रेशो एक सिंपल होल नंबर रेशो है। क्या ऐसा है? फिक्स वेट के साथ जुड़ने वाले ऑक्सीजन के जो वेट्स का रेशो है इट इज अ सिंपल होल नंबर रेशो। यानी अगर मैं ऑक्सीजन के वेट के साथ यानी कि वेट रेशोस ऑफ ऑक्सीजन combining with 12 ग्राम ऑफ कार्बन, जरा सा जल्दी से बताइए रेशो क्या निकल के आ रहा है? सर 12 ग्राम के साथ जुड़ने वाले ऑक्सीजन का जो रेशो है सर वो 16:32 है एंड दैट इज अ सिंपल होल नंबर रेशो। क्लियर है? 1:2, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 1:2। शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये हुआ, कहना क्या चाह रहे हैं सर? कहना कुछ नहीं चाह रहे सर, बड़ा सीधा सा है सर। दो लोग जुड़कर एक से ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं। तो सर उनमें से किसी भी एक एलिमेंट के वेट को फिक्स कर दीजिए और दूसरे वाले एलिमेंट्स के वेट्स के रेशो निकालिए, सर वो सिंपल होल नंबर रेशो निकल के आएगा। ऐसी अरे जरा फिर से तो समझाइए। ये लीजिए एक और सवाल सर, इस बार फूल खिलते हैं सर। चलिए फूल खिलाते हैं। क्या है सर इसके अंदर? आप इसमें सर नाइट्रोजन जो है वो N2O भी बना रहा है, वो NO भी बना रहा है, वो NO2 भी बना रहा है, N2O3 भी बना रहा है, N2O5 भी बना रहा है। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। लग रहा है इस सवाल से पूरी बात सीखी जा सकती है। सर अगर मैं N2O की बात करता हूं तो इस N2O में यहां नाइट्रोजन ले लेता हूं, ये N2O ले लेते हैं। इस N2O की बात करेंगे, साथ में NO की बात करेंगे, साथ में NO2 की बात भी करेंगे, साथ में N2O3 की बात भी करेंगे और साथ में N2O5 की भी बात करेंगे। अगर मैं नाइट्रोजन लूं तो सर नाइट्रोजन यहां पर 28 है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहां पर 16 है। यहां पर नाइट्रोजन 14 है सर, ऑक्सीजन यहां पर 16 है। यहां पर नाइट्रोजन 14 है, ऑक्सीजन यहां 32 है। यहां नाइट्रोजन 28 है, ऑक्सीजन यहां 48। यहां नाइट्रोजन 28 है, ऑक्सीजन यहां 80। क्लियर है ये? अब आप ये बताइए क्या किसी एक एलिमेंट्स के वेट को फिक्स कर दिया जाए ताकि उससे जुड़ने वाले दूसरे एलिमेंट्स के वेट्स के रेशो निकाले जा सके? हाँ सर फिक्स कर देते हैं सर, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बहुत आसानी से ये काम करते हैं सर, नाइट्रोजन के वेट को फिक्स कर देते हैं सर, नाइट्रोजन के वेट को फिक्स कर देते हैं। ये लीजिए सर। अब आप मुझे बताइए क्या हर जगह पे नाइट्रोजन का वेट फिक्स है? नहीं नहीं सर फिक्स नहीं है। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि एक जगह ऐसी है
जहां पर नाइट्रोजन का वेट 14 है, यहां भी 14 है। सर एक काम करते हैं, यहां नाइट्रोजन के वेट को 28 कर देते हैं और यहां पर भी नाइट्रोजन के वेट को डबल कर देते हैं। तो अगर आपने नाइट्रोजन के वेट को 14 से 28 किया तो ऑक्सीजन का वेट भी कंबाइन होने वाला वो डबल हो जाएगा। मानते हो इस बात को? यानी कहने का मतलब यह हुआ कि सर अगर आप ऑक्सीजन के वेट्स की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के वेट्स कैसे निकलेंगे? सर ये 28 ग्राम 16 ग्राम से जुड़ता है, अगर ये 28 हुआ तो ये 32 से जुड़ेगा, अगर ये भी 28 हुआ तो ये 64 से जुड़ेगा। अब आप ये बताइए, क्या ये देख पा रहे हैं कि हर जगह पर नाइट्रोजन का जो वेट है वो फिक्स है? 28 28 28 28 28, यानी 28 ग्राम नाइट्रोजन से जुड़ने वाले ऑक्सीजन के जो वेट्स के रेशो हैं, जल्दी से बताओ कितने निकल के आ रहे हैं? सर जुड़ने वाले ऑक्सीजन के वेट के रेशो ये निकल के आ रहे हैं। क्या है उनके वेट्स के रेशो? सर एक 16 है, एक 32 है, एक 64 है, एक 48 है, एक 80 है। रेशो क्या है भाई साहब? सर रेशो है 16 is to 32 is to 64 is to 48 is to 80, and this is 1 is to 2 is to 4 is to 3 is to 5, and this is simple whole number ratio। यानी नाइट्रोजन के एक फिक्स वेट के साथ जुड़ने वाले ऑक्सीजन के जो वेट्स का रेशो है, इट शुड बी अ सिंपल होल नंबर रेशो। शाबाश, बहुत बढ़िया। ज्यादातर बच्चे इसका आंसर सही दे रहा है। 1 2 4 3 5 1 2 4 3 5 1 2 4 3 5, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। क्लियर है? ये सबको समझ में आ रहा है? बहुत आसान है, कहीं कोई झंझट नहीं है। यानी कभी इस तरह का कोई सवाल आता है तो मुझे इस तरह से समझना पड़ेगा, इस तरह से सोचना पड़ेगा और बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। यानी आप, और मैं इसको दोबारा एक बार फिर से बोल देता हूं, इनकी लैंग्वेजेस बहुत अजीब होती हैं, आप इनके लैंग्वेजेस में बिल्कुल मत फंसिएगा। आप सिर्फ इसको समझने की कोशिश करिए। जब भी दो लोग जुड़ते हैं तो वो एक से ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं। तो जब कभी भी दो लोग जुड़कर एक से ज्यादा कंपाउंड्स बनाए तो उन कंपाउंड्स में किसी भी एक आदमी के एक फिक्स वेट के साथ, जैसे यहां पर सर हमने नाइट्रोजन के वेट को फिक्स कर दिया, कितना? सर हर जगह नाइट्रोजन 28 ग्राम ले लिया। तो अगर आपने हर जगह नाइट्रोजन 28 ले लिया तो उस 28 के साथ जुड़ने वाले जो ऑक्सीजन के वेट्स का रेशो है वो एक सिंपल होल नंबर रेशो निकल के आना चाहिए। फटाक से आंसर निकल के आ जाएगा, खेल खत्म। क्लियर है? ये सबको ये वाली बात समझ में आ गई? बहुत आसान है। चलिए सर, इसी के ऊपर जो है एक आध जो है वो सवाल करने के लिए दे दिए जाएंगे, आप उनको आसानी से उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो लीजिए सर, ये एक होमवर्क होगा जो आपको करने के लिए मिलेगा। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे सवाल को, ताकि ये लॉ भी पूरी तरह से हमें क्लियर हो जाए, है ना। ये भी एक सवाल होगा जो होमवर्क के लिए आपको दिया जाएगा, आप इसको भी ट्राई करेंगे ताकि ये भी हमें अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। एक सवाल और होगा जो मैं फिर से यहां पर करके देखने की कोशिश करता हूं। जल्दी से बताओ भाई, इस सवाल का आंसर कौन कौन बताएगा? फटाफट बता दो जरा, जल्दी से एकदम। फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ जुड़कर P2O3 भी बना सकता है, P4O10 भी बना सकता है, P4O6 भी बना सकता है और P2O5 भी बना सकता है। ठीक है, फास्फोरस ये काम कर सकता है, मैं मानता हूं। फास्फोरस एक ऐसा आदमी है जिसका एटॉमिक वेट अगर आपको ना याद हो तो मैं बता दूं, फास्फोरस इज 31। फास्फोरस का एटॉमिक वेट 31 होता है। तो चलिए सर, इस बार रेशो निकाल के देख लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। फिर से वही करते हैं सर। अब P2O3 बना रहे हैं तो सर सबसे पहले P2O3 ले लेते हैं, फिर P2O3 के बाद P4O10 भी ले लेते हैं, फिर P4O6 भी ले लेते हैं और P2O5 भी ले लेते हैं। चलिए, यहां फास्फोरस ले लेते हैं और यहां ऑक्सीजन। जरा सा जल्दी से बताइए फास्फोरस के वेट्स क्या क्या हैं? सर P2O3 में फास्फोरस जो होगा वो होगा 62 और ऑक्सीजन कितनी होगी? 48। P4 में होगा 124, ऑक्सीजन कितनी होगी? 160। P4O6 में सर दिस इज अगेन 124 एंड दिस विल बी 96 एंड P2O5 में सर ये होगा आपका 62 और ऑक्सीजन होगा 80। सर फास्फोरस के वेट को फिक्स कर देते हैं, किसी भी एक आदमी के वेट को फिक्स कर देते हैं। तो मान लेते हैं फास्फोरस के वेट को फिक्स कर देते हैं। जल्दी से बताओ, अगर फास्फोरस के वेट को फिक्स करेंगे तो क्या होगा? सर ये 60, ऐसा करते हैं सब लोगों को 124 कर देते हैं। सो दिस विल बी 124, ये तो 124 है ही, इसको भी 124 कर देते हैं। तो अगर आपने इसको डबल किया तो 48 को भी डबल करना पड़ेगा। तो चलिए 48 को भी डबल कर देते हैं। अगर आप 48 को डबल करते हैं तो क्या आएगा? सर 48 को डबल करने से 96, ये तो वैसे का वैसा ही है सर, ये भी 124 ही है और ये वाला हो गया डबल 124 से, ये हो गया 160। क्लियर है? शाबाश।
क्लियर है? तो जल्दी से बताओ जो रेशो निकल के आएगा, ये समझ में आ रहा है? P2 का मतलब हुआ 62 और P2O3 में ऑक्सीजन हो गया 48, P4 में हो गया आपका 124, ऑक्सीजन हो गया आपका 160, सही है। P4O6 में ये हो गया आपका 124, क्लियर है, और ऑक्सीजन हो गया 96। यहां पर P2 में ये 62, ऑक्सीजन हो गया आपका 80, ठीक है। अब मैं सारे फास्फोरस को 124 बना लेता हूं, 62 को डबल किया, 48 का डबल 96, 124 ऐसे ही रह गया। होल नंबर रेशो साफ दिखाई देता है सर। ये है ऑक्सीजन इस फिक्स वेट के साथ जुड़ने वाले, फास्फोरस के फिक्स वेट के साथ जुड़ने वाले ऑक्सीजन का जो वेट्स का रेशो है वो साफ दिखाई देता है सर। वो ये रेशो निकल के आता है। अगर आप इसको तमीज से देखें तो रेशो क्या निकल के आ रहा है भाई? सर रेशो निकल के आ रहा है रेशो ऑफ वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम कंबाइनिंग विथ 124 ग्राम फॉस्फोरस एटम्स। कितना आ रहा है भाई रेशो? सर रेशो है 96:160:96:160। सर ये आपका रेशो निकल के आएगा, जो कि सिंपल होल नंबर रेशो निकल के आएगा। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी अ सिंपल होल नंबर रेशो। और ये किससे काट सकते हैं हम इसको? 32 से कर सकते हैं। तो दिस इज 3:5:3:5, a simple whole number ratio। क्लियर है? जल्दी से बताओ, समझ में आ गया? एंड दिस इज अगेन अ सिंपल होल नंबर रेशो, और यही हमें चाहिए भी था। हमें यही करना था कि भाई देखिए, ऐसा दो लोग आपस में जुड़ के बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं। उन कंपाउंड्स में से किसी भी एक आदमी के वेट को फिक्स कर दिया जाए, और उस फिक्स वेट के साथ जुड़ने वाले जो दूसरा एलिमेंट है, उनके वेट्स का जो रेशो है वो सिंपल होल नंबर रेशो निकल के आने वाला है। एंड दैट इज 3:5:3:5। बहुत आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो सब लोग इस मल्टीपल प्रोपोर्शन को भी ध्यान रखेंगे। एक सिंपल सा लॉ है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये एक जगह पर गड़बड़ भी करता है। तो मैं अब आता हूं खूबसूरत बात पर, और वो खूबसूरत बात क्या है? तो सब लोग ये इस बात को जरूर याद रखेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से ये सब एक्सपेक्टेड सवाल हो सकते हैं जेईई मेंस, क्योंकि जनरली बच्चों को लॉ समझ में आ जाता है। आप समझ रहे हैं, लॉज ऐसा कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है, सिंपल सा लॉ होता है, लॉज बच्चों को समझ में आ सकते हैं। बट ये इसलिए एक्सपेक्टेड वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि वो इसके अंदर के एक एक्सेप्शनल केस को डिस्कस करना चाह रहा है कि ये लॉ कहां पर अप्लाई नहीं। तो जनरली ये लोग कहते हैं कि कार्बन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनमें जो कार्बन के साथ जो कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे आप हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, तो उन जगहों पर ये लॉ कभी कभी फेल कर जाता है। उसका रीजन ये है कि कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड्स के साथ आपस में जुड़ सकता है, वो डबल बॉन्ड्स के साथ आपस में जुड़ सकता है, वो ट्रिपल बॉन्ड्स के साथ भी आपस में जुड़ सकता है। यानी वो कहना ये चाह रहे हैं कि द लॉ फेल्स व्हेन अप्लाइड टू सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव कार्बन विच हैज अ टेंडेंसी टू लिंक इटसेल्फ विद अदर कार्बन एटम्स बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। यानी कार्बन क्योंकि एक से ज्यादा कार्बन्स के साथ जुड़ सकता है, तो ऐसे में उन जगहों पर यह लॉ अप्लाई नहीं किया जा सकता। आप जरा समझने की कोशिश करिएगा, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको अपने आप ही ये बात समझ में आ जाएगी। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये बात समझ में आएगी। यहां पर अगर आप कार्बन को देखो तो कार्बन और हाइड्रोजन को देखें तो कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 4 है। यहां पर अगर आप कार्बन को देखें तो कार्बन 24 है और हाइड्रोजन आपका 6 है। यहां पर अगर आप कार्बन को देखें, ये कार्बन आपस में जुड़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं। यहां पर अगर आप कार्बन को देखें तो ये कार्बन 36 है और हाइड्रोजन आपका 8 है। क्लियर है? अब आप कार्बन के वेट को फिक्स कर देते हैं, तो चलिए सर कार्बन को फिक्स कर देते हैं। तो सारे कार्बन जो है, मैं मान लीजिए 36 बना लेता हूं। चलिए बहुत बढ़िया, ये भी सही है। सारे कार्बन को मैं 36 बना लेता हूं। तो अगर आपने सारे कार्बन को 36 बना लिया या सारे कार्बन को 12 बना लिया, ऐसे करते हैं, सारे कार्बन को मान लीजिए 12 बना लेते हैं। तो ये आ गया आपका 12, ये भी आ गया आपका 12, ये भी आ गया 12। अगर आप ऐसा करते हैं तो यहां पर चेंजेस क्या आएंगे? यहां पर चेंजेस क्या निकल के आएंगे सर? यहां पर चेंजेस ये निकल के आएंगे कि अगर आपने 12 को 12 रखा तो 4 4 ही रहेगा,
हाँ ये तो सही है सर, ये तो 4 ही रहेगा। ये 24 का 12 यानी आधा कर दिया तो ये भी आधा हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ये 1/3 कर दिया तो ये भी 1/3 हो जाएगा सर, ये 1/3 2.67 होगा। नाउ दिस इज नॉट अ सिंपल होल नंबर रेशो सर। फिक्स कार्बन के साथ जुड़ने वाले जो एलिमेंट्स हैं सर, उनका जो रेशो है वो एक सिंपल होल नंबर रेशो नहीं आ रहा है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर ये सिंपल होल नंबर रेशो नहीं है तो ऐसे में ये कई जगह पर ये लॉ हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जिसमें कार्बन एक से ज्यादा बॉन्ड्स बनाता है उन जगहों पर ये मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। तो मुझे इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देना है। हालांकि ये सिंपल सी बात है, इस चीज को सिर्फ याद रखेंगे तो हमारे लिए आसान रहेगा। सिंपल होल नंबर रेशो का मतलब है कि 1:2:3 या 2:3:4, समझ बात को, दैट इज सिंपल होल नंबर रेशो। क्लियर है? तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ पर जो सवाल बनेगा तो वो कुछ इस टाइप का ही बनना चाहिए जिसमें जो अभी हमने सवाल किए भी थे। तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है 2025 के लिए कि जो सवाल अभी आपने किए थे जिसमें कार्बन से आपने 2 कंपाउंड्स बनाए, नाइट्रोजन के आपने कंपाउंड्स बनाए, फास्फोरस के आपने कंपाउंड्स बनाए, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि सवाल उस धर्रे पर ही हमसे पूछा जाए। क्लियर है? तो सब लोग इस बात को ध्यान रखेंगे और इसको याद रखने की भी कोशिश करेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जल्दी से सोच के बताओ, ये तो अच्छा, फटाक से आंसर बताओ, देखते कौन कौन बताएगा। फटाफट आंसर जल्दी से बता दो, इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है। 2.67 आएगा ना बेटा। 8 को 3 से डिवाइड किया आपने, 36 वाले कार्बन को 12 किया यानी 1/3 कर दिया, तो हाइड्रोजन को भी 1/3 करना पड़ेगा। हाइड्रोजन 8 था, उसका 1/3 कितना हुआ? 8/3, 8/3 2.67। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? फॉलोज, अरे यार गजब आदमी हो, कितने गंदे गंदे आंसर लिख रहे हो। बक, अरे जल्दी बताओ, फॉलोज मल्टीपल प्रोपोर्शन कब लगता है? सर मल्टीपल प्रोपोर्शन तब लगता है जब दो लोग जुड़े और दो एक जैसे लोग एक से ज्यादा कंपाउंड्स बनाए। सर ये पहला वाला तो एकदम ही गलत है। अरे सर एच और ओ जोड़ रहा है और एक कंपाउंड एच और एस का बन रहा है। सर दो लोग जुड़कर एक जैसे 2 कंपाउंड बनने चाहिए ना, मतलब उन्हीं दोनों लोगों के एक जैसे कंपाउंड बनने चाहिए। यानी एक कंपाउंड एच और ओ का है और एक कंपाउंड एच और एस का है। सर यहां तो एप्लीकेबल ही नहीं है। सेकंड पर आते हैं, SO2 और SO3 बिल्कुल एप्लीकेबल है सर, आप करके देख लीजिए। SO2 और SO3 सर एक एस और ओ के जुड़ने से SO2 बन रहा है और एक एस और ओ के जुड़ने से SO3 बन रहा है, बिल्कुल एप्लीकेबल है सर। N2O5 N2O अभी तो किया था तुमने सर, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के जुड़ने से N2O भी बनता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के जुड़ने से N2O5 भी बनता है। और जैसा की बात हो चुकी है सर, ये मल्टीपल प्रोपोर्शन यहां एप्लीकेबल होना ही होना है सर। जहां पर नहीं होता है वो मैं याद कर चुका हूं, हाइड्रोकार्बन्स के अंदर जब कार्बन इंवॉल्व होता है तो कई बार कार्बन आपस में एक लंबी चेन बनाता है और ऐसे में आपके कार्बन के साथ, कार्बन के फिक्स वेट के साथ जुड़ने वाला जो दूसरा एलिमेंट है उसका वेट रेशो होल नंबर रेशो के साथ नहीं आता। आप समझ रहे हैं? इसी तरह से H2O और H2O2 सारी दुनिया जानती है सर। H2O और H2O2 में H और O के जुड़ने से H2O भी बनता है और H और O के जुड़ने से H2O2 भी बनता है। सर यहां पर भी मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ एप्लीकेबल होगा ही होगा। आप निकाल के देख लीजिए, कहीं पर भी करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए H2O की बात करते हैं तो H2O में क्या होगा सर? H2O में ये हाइड्रोजन ले लेते हैं या ऑक्सीजन ले लेते हैं। हाइड्रोजन का वेट हो गया 2, ऑक्सीजन हो गया 16। H2O2 में क्या होता है? H2O2 में हाइड्रोजन हो गया 2, ऑक्सीजन हो गया 32। अब जल्दी से बताओ, हाइड्रोजन के फिक्स वेट के साथ जुड़ने वाले यानी 2 ग्राम के साथ जुड़ने वाले ऑक्सीजन के वेट का रेशो क्या है? सर ऑक्सीजन का वेट का रेशो 16:32 है। तो अगर ये 16:32 है तो दिस इज सिंपल होल नंबर रेशो। बताओ मेरी बात समझ रहे हो? दिस इज 1:2। तो इसका मतलब ये हुआ यहां पर भी हमारा लॉ एप्लीकेबल, इसमें कुछ करना ही नहीं। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? तो बहुत आसान सा सवाल है, बहुत सीधे से सवाल है, लेकिन ये लॉज हमें एक बार पढ़ने थे, एक बार समझने हैं और इनके कुछ कुछ लिमिटेशंस को ध्यान रखना है ताकि हमसे गलती ना हो। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। चलिए सर, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। मैं एक पॉइंट बहुत क्लियर करना चाहता हूं। मुझे चांसेस बहुत कम लगते हैं कि मेंस लेवल पर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन पर सवाल बनाया जाए, है ना। जिसके चांस मुझे काफी कम लगते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने हिसाब से लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को एक बार सिर्फ समझना चाह रहा हूं और वो एक ही एग्जांपल से समझ लूंगा, इसमें ज्यादा अकल नहीं लगानी। ये लॉ ये कहता है किसी एक कंपाउंड के, एक एलिमेंट के साथ जुड़ने वाले 2 अलग अलग जब एलिमेंट्स
जोड़ रहे हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं, मान लीजिए ये लॉ ये कहता है कि कार्बन ले लेते हैं, कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ता है तो CH4 बनता है, कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो CO2 बनता है। ये लॉ ये कहता है कि किसी भी इन तीनों में से किसी भी एक एलिमेंट के वेट को फिक्स करते हैं, मान लीजिए मैंने कार्बन के वेट को फिक्स कर दिया, तो इस फिक्स वेट के साथ जुड़ने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो वेट रेशो है, वो वेट रेशो वही होगा जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन खुद जुड़कर कोई कंपाउंड बनाए, या उसी का एक होल नंबर रेशो होगा, उसी का एक मल्टीपल होगा। समझिए बात, ये बड़ा यूनिक सा लॉ है, बड़ा यूनिक सा लॉ लगता है। नहीं, एक बच्चा कह रहा है इसको हम छोड़ भी सकते हैं अगर ये नहीं आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है यार, बहुत क्लियर है ना, इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि चांसेस तो बहुत कम है कि ये पूछा जाए, बट फिर भी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि इसको सब लोग एक बार समझ लेते हैं। आप कहना ये चाह रहे हैं कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है तो CH4 बनता है, कार्बन और ऑक्सीजन के कंपाउंड मान लीजिए CO2, ठीक। वो ये कह रहे हैं कि कार्बन के फिक्स वेट के साथ, जरा चेक करते हैं, CH4 के अंदर कार्बन का वेट कितना है, CH4 के अंदर जो कार्बन है उसका वेट कितना है, CH4, सर CH4 के अंदर कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 4 है, ठीक है। अच्छा, CO2 के अंदर क्या सीन है, CO2 के अंदर कार्बन 12 है और ऑक्सीजन आपका 32 है, ठीक है। अब ये लॉ क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखना। लॉ ये कहता है कि किसी भी एक एलिमेंट के फिक्स वेट के साथ जुड़ने वाले जो दूसरे एलिमेंट्स हैं, उन दूसरे एलिमेंट्स के जो वेट्स के रेशो हैं, उन दूसरे एलिमेंट्स का जो वेट का रेशो है, वो या तो वही होगा जब वो दोनों आपस में जुड़ेंगे, या फिर उसी का मल्टीपल होगा। यानी इस कार्बन के साथ जुड़ने वाले H और O का जो वेट रेशो है वो कितना है, 1:8। H और O का वेट रेशो कितना है, 1:8। तो ये 1:8 होगा, या तो 1:8 ही होगा अगर H और O आपस में दोबारा जुड़ते हैं, और नहीं तो 1:8 का एक मल्टीपल होगा। यानी कार्बन के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ा और इसी फिक्स वेट के साथ, कार्बन के फिक्स वेट के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ा, तो ये कह रहे हैं कि इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो वेट रेशो है, जो फिक्स कार्बन के साथ जुड़ रहा है, वो वेट रेशो या तो सेम आएगा जब ये दोनों लोग आपस में जुड़ते, और या फिर इसी का मल्टीपल आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस कार्बन के फिक्स वेट के साथ जुड़ने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वेट रेशो क्या है, 4:32, एंड दिस वेट रेशो इज व्हाट, सो दिस वेट रेशो इज 1:4:32, एंड दैट इज 1:8, ठीक है। अब ये लॉ ये कहता है कि अगर ये H और O आपस में जुड़ते, अगर H2O के अंदर अगर आप H और O का रेशो देखें तो ये 2:16 आए, यानी इस H2O के अंदर जो आपने H और O का वेट रेशो देखा है वो 2:16 है, दैट इज अगेन 1:8। समझिए, यानी ये लॉ ये कहता है कि आप किसी भी एक एलिमेंट के फिक्स वेट को ले लें, उस एलिमेंट के फिक्स वेट के साथ जुड़ने वाले जो दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, उनका जो वेट रेशो है, वो वेट रेशो या तो वही निकल के आने वाला है जब वो दोनों आपस में जुड़ते हैं, या फिर उसी का मल्टीपल निकल के आने वाला है। दिस इज यूनिक, जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप समझिए बात, क्लियर है ये? सबको ये बात समझ में आ रही है? सबको ये वाली बात समझ में आई? बहुत सिंपल है, या तो सेम आएगा या फिर उसी का मल्टीपल आएगा। तो सब लोग इस बात को ध्यान रखेंगे, ये बहुत सीधा सा आसान सा एक लॉ बनाएगा। इसमें कुछ लोग कहते हैं सर आपने कार्बन के वेट को फिक्स क्यों किया? ठीक है, आप कार्बन के वेट को फिक्स ना करके ऑक्सीजन के वेट को भी फिक्स कर सकते हैं। इस फिक्स वेट के साथ जुड़ने वाले कार्बन और हाइड्रोजन के जो वेट का रेशो है, वो वेट रेशो या तो वही आएगा जब कार्बन हाइड्रोजन के मिलने से CH4 का रेशो आता है, या फिर उसी का मल्टीपल निकल के आएगा। एंड दिस इज रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लॉ। जल्दी से बताओ ये समझ में आया? जल्दी से बताओ ये वाली बात सबके समझ में आई? क्लियर है ये? सबको ये क्लियर है? यानी कहना ये चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपने कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीन एलिमेंट्स ले लिए, कार्बन और हाइड्रोजन के जुड़ने से CH4 बना, कार्बन और ऑक्सीजन के जुड़ने से CO2 बना, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जुड़ने से मान लीजिए H2O बनता है। तो ये लॉ ये कहता है कि किसी भी एक एलिमेंट को आप ले लीजिए, मान लीजिए कार्बन को ले लेते हैं, तो कार्बन के फिक्स वेट के साथ जुड़ने वाले H और O का जो वेट रेशो है, कार्बन के फिक्स वेट के साथ जुड़ने वाले H और O का वेट रेशो कैसे निकलेगा? सर कार्बन के साथ जब H जुड़ता है तो क्या बनाते हैं? CH4। तो उसमें कार्बन का 12 ग्राम 4 ग्राम हाइड्रोजन से जुड़ता है। जब CO2 बनता है तो कार्बन का 12 ग्राम ऑक्सीजन के 32 के साथ जुड़ता है। तो इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो वेट रेशो है, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वेट रेशो जो है, आप देख रहे हैं यहां पर हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन का जो वेट रेशो है वो कितना है? 1:8। तो जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में जुड़ते तो जो वेट रेशो आता वो या तो 1:8 ही आएगा या 1:8 का मल्टीपल आएगा। क्लियर है? जल्दी से बताओ, अब ये बात समझ में आ गई सबके? सबको ये बात क्लियर हो गई?
दिस इज रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लॉ। इसे रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लॉ के नाम से जाना जाता है, जो कि एक आसान सा लॉ है, एक सिंपल लॉ है, लेकिन इसको एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए। तो मेरा सजेशन यह है कि आप आसानी से इस एग्जाम्पल को एक बार समझें कि कोई और भी एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, कोई और एग्जाम्पल भी अपने हिसाब से ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे ही एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, और इसको आप अपने हिसाब से भी करके देख सकते हैं। एस, एच और ओ ले लेते हैं। ठीक, अब जरा समझो, अब मुझे बताओ जरा, H और S के जुड़ने से क्या क्या बन सकता है? सर H और S के जुड़ने से H2S बन सकता है, S और O के जुड़ने से मान लीजिए SO2 बन गया, और H और O के जुड़ने से मान लीजिए H2O बन गया। अब आप ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लॉ किसी भी एक एलिमेंट के साथ फिक्स कर देते हैं। मान लीजिए कि मैंने सल्फर को फिक्स कर दिया, तो सल्फर के फिक्स वेट के साथ जुड़ने वाले H और O का जो वेट रेशो, वो वही वेट रेशो निकल के आने वाला है जो जब H और O आपस में जुड़ते हैं तो उसके बराबर। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? तो जैसे मान लीजिए कुछ भी ले लेते हैं, जैसे ये आपने ऐसे जोड़ दिया, आप कुछ भी फिक्स कर देते हैं, मान लीजिए ये H2O2 बना लेते हैं, है ना, कुछ भी बना लिया। तो यहां पर अगर आप देखें तो H2S के अंदर H और S, ठीक है, ये ले लेते हैं सल्फर, ये ले लेते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, और इधर ले लेते हैं SO2। SO2 में जरा बताइए, H2S के अंदर हाइड्रोजन का वेट कितना है? 2, सल्फर कितना है? 32। SO2 के अंदर सल्फर कितना है? उल्टा हो गया, सल्फर हुआ 32, हाइड्रोजन हुआ 2, SO2 में भी सल्फर 32, ऑक्सीजन कितना हुआ? 32। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो यहां पर H और O का जो सल्फर के फिक्स वेट के साथ जुड़ने वाले H और O का जो रेशो है वो क्या है? सर H और O का जो रेशो आ रहा है, यहां पर ये सल्फर है, यह हाइड्रोजन है, यहां पर भी ये सल्फर है, और ये हमारा ऑक्सीजन। तो H और O का जो रेशो आ रहा है वो क्या आ रहा है? 2:32, दैट इज 1:16। ठीक है, अब अगर ये H और O आपस में जुड़ के और H2O2 बना रहे हैं, तो ऐसे में जो H और O का वेट रेशो आएगा वो कितना आएगा? सर H2O2 के अंदर जो हमारा H वो कितना है? 2, और ऑक्सीजन कितना है? 32। ये रेशो कितना आ रहा है? दिस इज अगेन 2:32 एंड दैट इज 1:16। तो ये रेशो या तो सेम आएगा या मल्टीपल आएगा, बस इतना ध्यान रखना है, दैट इज 1:16। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये बात बोलना चाह रहा हूं कि तीन एलिमेंट्स आपस में जुड़कर 3 तरह के कंपाउंड्स बना सकते हैं। ठीक, उनमें से आपको करना क्या है, किसी भी एक एलिमेंट के वेट को फिक्स करते हैं, और उस एक फिक्स एलिमेंट से जो जुड़ने वाले 2 अलग अलग एलिमेंट्स हैं, उनके वेट्स का जो रेशो है वो या तो वही आता जब वो दोनों आपस में जुड़ते, या उसी का मल्टीपल आता, या उसी का एक इंटीग्रल मल्टीपल निकल के आता है। दैट इज सिंपल रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लॉ। क्लियर? सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? नहीं, H2O लेने से भी गलत नहीं आएगा, वो मल्टीपल ही आएगा ना यार। H2O लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? दैट इज 1:8, एंड 1:8 एंड 1:16 इस रेशो निकालो ना यार, 2:1 ही तो आ रहा है। 1:8 एंड 1:16 का रेशो लोगे तो 2:1 ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ सर, अल्टीमेटली वो आंसर सेम ही निकल के आएगा। आपको जो मॉलिक्यूल बनाना बनाइए, आप समझ रहे हैं, जो मॉलिक्यूल बनाना है वो मॉलिक्यूल बनाइए, उससे भी आंसर सेम निकल के आएगा। एंड दिस इज सिंपल रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लॉ। क्लियर?